गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर में हम लोग चैप्टर 7 यानी सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। बच्चों, हमारे 2 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। और सेक्शन ए में हमने 3 चैप्टर किए, सेक्शन बी में हमने 3 चैप्टर्स किए। टोटल हम 6 चैप्टर कर चुके हैं। और आज हम एक नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, वो है फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर। तो बच्चों, ये बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है। इसमें हमें साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स यानी मनोदैहिक विकृतियों के अंतर्गत ये हमारा चैप्टर आता है, फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर। तो फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर को डिटेल में समझने से पहले हम थोड़ा सा मनोदैहिक विकृति को समझेंगे, क्योंकि फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है, मनोदैहिक विकृति, उसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है। तो बच्चों, मनोदैहिक विकृति एक ऐसी विकृति है जिसमें मनोचिकित्सकों तथा नैदानिक मनोवैज्ञानिकों ने 1930 के आसपास अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया था, अपनी रुचि दिखानी शुरू की थी। इस तरह की जो अभिव्यक्ति है, जो विकृति है, इसमें रोगी अपने सांवेगिक संघर्षों को, अपनी चिंताओं की जो अभिव्यक्ति है उसको वास्तविक शारीरिक लक्षणों के रूप में करता है। और इस तरह से इस रोग में रोगी में कुछ वास्तविक शारीरिक बीमारियां होती हैं, परंतु उनका कारण मनोवैज्ञानिक होता है, ना कि दैहिक। यानी कहने का मतलब ये है कि मनोदैहिक विकृति वैसी विकृति को कहा जाता है जिसमें रोग के लक्षण की अभिव्यक्ति शारीरिक होती है, परंतु उसका कारण शारीरिक ना होकर मनोवैज्ञानिक होता है। तो इस रोग का कारण सांवेगिक संघर्ष और चिंता होती है, इसीलिए इस रोग का नाम मनोदैहिक विकृति रखा गया है। तो हम जो है बात करेंगे फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर की। बच्चों, फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर जो है मनोदैहिक विकृति का एक प्रकार है, और उसमें प्रकार में जो ईटिंग डिसऑर्डर है या फीडिंग डिसऑर्डर है, वो प्रकार जो है उसमें जो पहला पॉइंट है वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ईटिंग डिसऑर्डर का जो प्रकार है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो पहला प्रकार है। और सर विलियम गुल मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 1874 में सर्वप्रथम इस विकृति को पहचाना था। और ये एक मनोदैहिक विकृति है जिसमें रोगी को भूख नहीं लगती, क्योंकि टॉपिक का नाम ही ईटिंग और फीडिंग डिसऑर्डर है, इसलिए जो इसका ईटिंग डिसऑर्डर का जो प्रकार है वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। और इसमें क्या, रोगी जो है वो उसको भूख नहीं लगती। और इस तरह की विकृति को सबसे पहले विलियम ने ही बताया था, उन्होंने ही इसकी पहचान की थी। इसमें रोगी के शरीर का जो वज़न है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और बिना किसी ऑर्गेनिक पैथोलॉजी के, बिना किसी कायिक रोग के या फिजियोलॉजिकल रोग के ही रोगी में भूख धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ये रोग कम उम्र की औरतों में अधिक होता है, और इसमें कुछ अन्य लक्षण जैसे मासिक धर्म की गड़बड़ी है, या धीमी हृदय गति है, या कुछ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हैं, जो हमारी चयापचयी गड़बड़ियाँ हैं, वो इसके लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। तो एनोरेक्सिया की जो शुरुआत है बचपन अवस्था में ही हो जाती है, और ऐसे बालक जिन्हें भूख कम लगती है वे अपने आप में एक संवेगात्मक समस्या बन जाते हैं, और फिर माता पिता द्वारा खाना खाने पर बहुत अधिक प्रेशर डाला जाता है, और ऐसी संवेगात्मक समस्याओं को और भी बढ़ा चढ़ा देता है, जिससे रोग की प्रगति तेज हो जाती है। लेसर जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 1960 में अध्ययन किया और बताया कि इस तरह की विकृति उन बालकों में या व्यक्तियों में अधिक विकसित होती है जिनमें मातृत्व अतिरक्षा, ओवर प्रोटेक्शन, जिनको बहुत अधिक मिला हुआ होता है।
तो बच्चों ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि बच्चे को ना तो बहुत अधिक प्रोटेक्शन में रखना चाहिए और ना बहुत अधिक जो है वो कठोर अनुशासन करना चाहिए, ना ही बहुत अधिक लचीला उनके ऊपर व्यवहार करना चाहिए। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा के कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें ये देखा गया है कि रोगी के घरों में कुछ विशेष अनडिज़ायरेबल एलिमेंट्स, अवांछनीय तत्व, जैसे माँ या बेटी में हॉस्टिलिटी, विद्वेषता देखी गई है। लैंगिक समायोजन, जो सेक्सुअल समायोजन है उसमें भी गड़बड़ी, तथा जो फ्रस्ट्रेशन है उससे भी जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। यानी सेक्सुअल एडजस्टमेंट में गड़बड़ हो या बहुत अधिक फ्रस्ट्रेशन हो तो वो भी जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा को उत्पन्न करते हैं। तो ये भी एक इसका कारण है एनोरेक्सिया का, यानी चिंता या जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं उनसे एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, जो कि एक ईटिंग डिसऑर्डर है। इसके अलावा दूसरा जो डिसऑर्डर है वो है बुलीमिया। बुलीमिया एक ऐसी मनोदैहिक विकृति है जिसमें रोगी अत्यधिक खाना खाता है और जिसके कारण उसमें मोटापन यानी ओबेसिटी बढ़ जाती है। एनोरेक्सिया में क्या था, रोगी को भूख नहीं लगती, और बुलीमिया में रोगी जो है बहुत अधिक खाना खाता है जिससे उसकी ओबेसिटी हो जाती है, और इस तरह से ये मनोदैहिक विकृति एनोरेक्सिया नर्वोसा से ठीक विपरीत की स्थिति होती है। मोटापा कभी कभी कुछ उसकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, उनकी गड़बड़ी के कारण भी उत्पन्न होता है। तो ऐसी अवस्था निश्चित रूप से मनोदैहिक नहीं होती, यानी केवल बुलीमिया या ज़्यादा खाना ही जो है वो मोटापन नहीं बढ़ाता, बल्कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उससे भी जो है मनोदैहिक विकृतियाँ देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें मोटापे का कारण सांवेगिक प्रतिक्रिया होती है, और इस कारण से जो विकृति है वो मनोदैहिक होती है। यानी बुलीमिया का कारण संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं। कुछ मनोचिकित्सकों ने बुलीमिया में अत्यधिक खाने के व्यवहार को किसी अपूर्ण आवश्यकता का एक सब्स्टिट्यूट सेटिस्फैक्शन माना है, एक प्रतिस्थापित संतुष्टि माना है। यानी अध्ययनों से ये पता चलता है कि महिलाओं में ओवर ईटिंग, खाने की अधिकता का कारण पुरुषों या विवाह के प्रति अचेतन स्तर पर एक तरह का प्रोटेस्ट करना होता है, एक तरह का विरोध करना होता है। यानी उनको मान लीजिए वो विवाह नहीं करना चाहते और उनकी जो संवेगात्मक डिस्टर्बेंस है जिसके कारण उनको हो रहा है, तो वो ओवर ईटिंग करके उसको जो है शो करते हैं। यानी कारण तो साइकोलॉजिकल है और लक्षण जो है वो शारीरिक स्तर पर दिखाई देते हैं, उनमें ओबेसिटी दिखाई देने लगती है, मोटापन दिखाई देने लगता है। तो बुलीमिया के जो कारण हैं उसकी व्याख्या मनोविश्लेषकों द्वारा की गई है। साइको एनालिटिक जो फ्रॉयड मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने मनोविश्लेषण को बहुत समझाने का प्रयास किया और उन्होंने अचेतन स्तर को अध्ययन किया, जो हमारे फ्रॉयड मनोवैज्ञानिक थे, जिनको हम मनोविश्लेषणवादी कहते हैं। तो हम आगे मनोविश्लेषण पढ़ेंगे बच्चों, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है वो ये कहता है कि बुलीमिया के रोगी में मनोलैंगिक विकास, जो उसका साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है, उसके जो ओरल फेज है, जो मुखावस्था से संबंधित गड़बड़ी जो है वो पाई जाती है। बुलीमिया के रोगी में ओरल फेज में गड़बड़ी पाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनोलैंगिक अवस्था की मुखावस्था में बालक मुंह संबंधी क्रियाओं व खाने पीने की क्रियाओं में अधिक दिलचस्पी लेता है, और अगर इस अवस्था की समस्याएं जो उपर्युक्त क्रियाओं से संबंधित होती हैं, जैसे मुंह से संबंधित या खाने पीने की क्रियाओं से संबंधित होती हैं, तो उनका ठीक ढंग से समाधान अगर नहीं करें तो मुखावस्था की आवश्यकताएं ये वयस्क अवस्था तक बनी रहती हैं, जिसके कारण व्यक्ति वयस्क अवस्था में भी ओवर ईटिंग जैसा व्यवहार करने लगता है। तो इस तरह से बच्चों ये
फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर ये एक बहुत ही छोटा सा आपका टॉपिक है, चैप्टर है, और अरुण कुमार सिंह की बुक में आपको ये बच्चों मिलेगा। ये जो चैप्टर है ये आपको मिलेगा साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स का एक चैप्टर है। उसके अंदर आपको इसमें पॉइंट्स मिलेंगे जो है मनोदैहिक विकृतियाँ जो है आमाशय यंत्र की जो विकृतियाँ होती हैं उनमें फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर आपको ये टॉपिक मिलेगा। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। ये फुल क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट नोट्स के रूप में भी आ सकता है। तो इसलिए ये फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है, मनोदैहिक विकृति है, उसके अंतर्गत इसको रखा जाता है। और इसमें जो है रोग के जो लक्षण हैं वो शारीरिक होते हैं, परंतु उन लक्षणों का जो कारण है वो वास्तव में शारीरिक ना होकर मनोवैज्ञानिक होता है। और जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके नियंत्रण में ये रोग जो है, उसके लक्षण उसके नियंत्रण में, उनकी जो अभिव्यक्ति है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नियंत्रण में होती है। तो इस तरह से ये एक छोटा टॉपिक था, फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर। तो आप इसको वीडियो को ध्यान से देखें। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।